पशुओं जिक्र पशुओं की फिक्र पशुपालन विकास मंच चैनल पे मैं आपका भाई होस्ट एंड दोस्त वजीर सिंह कालीरमन। सबसे पहले पशुपालन विकास मंच चैनल देखने वाले सारे भाइयों राम राम भाई। तो आज पहुंचे हैं पशुपालन के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती है, जाना माना नाम है, बहुत वर्षों से सेवा कर रहे हैं और अब भी सेवा कर रहे हैं पशुपालन के क्षेत्र में, डॉक्टर CR चौधरी। तो सर एक बार सबसे पहले पशुपालन विकास मंच चैनल पे आपकी राम राम हो जाए। इस चैनल को देखने वाले सभी भाइयों को डॉक्टर साजूराम चौधरी की तरफ से बहुत बहुत राम। तो डॉक्टर साहब एक परिचय में बताओ कि भाई अपनी कब से सर्विस स्टार्ट हुई थी और किस किस पद पे आपने नौकरी की है अब तक और कहाँ कहाँ सेवाएं दी। भाई वजीर कालीरमन जी, मैंने ग्रेजुएशन की थी 1980 में वेटनरी कॉलेज जबलपुर से। जबलपुर MP से सर? MP से। उसके बाद कुछ महीने के लिए एक कंपनी होती थी BAF, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे, कुछ महीने वहाँ सेवाएं दी पूना में। उसके बाद एक हमारी आगे की जो है ना MVSC मास्टर डिग्री के लिए जो है ना एक टेस्ट होता है ऑल इंडिया का। हाँ जी, हाँ जी। जिसको जूनियर फेलोशिप बोलते हैं, ICR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसमें फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मैं जॉब छोड़ के और फिर वहीं जबलपुर में ही मेडिसिन डिपार्टमेंट में मैंने मेरी MVSC करी। वो मैंने 1982 में करी। 1982 में आपने क्लियर कर ली वो। 82 में करने के बाद उसी डिपार्टमेंट में मेरे को जो है ना एज ए रिसर्च एसोसिएट लगा लिया था कॉलेज में ही। 1.25 साल के आसपास मैंने कॉलेज में जॉब किया। उसके बाद अचानक मुझे मध्य प्रदेश के जबलपुर की सर्विस छोड़नी पड़ी। कुछ घर में मेरे दादा जी जो है ना देखते थे, पिताजी और मेरे चाचा सब फौज में थे, तो वो अचानक गुजर गए। बेटा मेरी गाय के लिए कोई बढ़िया सी दवाई दे दो। किस चीज की दवाई अंकल जी? बेटा मेरी गाय की लेवटी ब्याने के समय बड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से दूध भी कम देती है वो। मैं तो उसे बढ़िया खाता पिलाता भी हूँ। बस इतनी सी बात अंकल जी, आप अपनी गाय को अडरगार्ड पिलाओ और फिर देखो चमत्कार। अंकल जी इसके अंदर विटामिन H होता है, बायोटिन जिसे कहते हैं हम, जिसकी वजह से उसकी लेवटी का खुलकर पूर्ण विकास होगा और ये साथ के साथ में उसके दूध की मात्रा, फैट, SNF में पूरी बढ़ोतरी करेगी। पशु के शरीर पर पूरी चमक आएगी और जो पशु है ब्याने के बाद जेर आसानी से डाल देगा। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने मुझे रामबाण इलाज बता दिया, लेकिन ये देनी कैसे है? अंकल जी इसे आप गाय के ब्याने से 3 महीने पहले शुरू कर दिया करो। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को ताजी रोटी पर चौपड़ कर खिलानी है। ठीक है बेटा। ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और तुम इसे घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन मंगवा सकते हो, Amazon या Flipkart से। और तो और भाई इन्होंने एक डॉक्टर का भी फोन नंबर दे रखा है, अगर पशु को कोई समस्या हो तो आप उससे भी पूछ सकते हो। उसका नंबर है 80 595 37,000। तो घर पे फिर जो है ना कोई भी मेल ऐसा नहीं रहा देख रेख करने वाला। मैं फिर हरियाणा के अपने पशुपालन विभाग की सर्विस में आ गया। तो 84 से मैंने जो है ना अपने डिपार्टमेंट की जॉब करी 2015 तक। 84 से 2015 तक एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा सरकार सर्जन के तौर पे रहा। कहाँ पोस्टिंग रही डॉक्टर? मेरी ज्यादा पोस्टिंग मेरी नहीं हुई। 3.25 साल मैंने जॉब किया अम्बाला में, नारायणगढ़ सब डिवीजन में। सन 87 में मैं मदीना आया था। तो वहाँ से रिटायरमेंट लिया? रिटायरमेंट मेरी कोर्स 2015 रेवाड़ी से हुई है 2015 में। और तो उसके बाद भी आपने सेवाएं जारी रखी हैं? 15 के बाद आपको भी पता होगा अपने भगवतपुर में एक प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। IIVER के नाम से। तो वहाँ फिर मेरी इच्छा भी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कॉलेज से ही सर्विस ज्वाइन की थी। बिल्कुल सर। तो मेरी इच्छा थी बच्चों के साथ रहना। फिर ये भी इच्छा थी कि भाई जो फील्ड में थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है, पशुओं के बीच में रहे हैं, तो उसको जो है ना बच्चों के साथ शेयर किया जाए। बच्चों के साथ शेयर किया जाए। मैं 2021 तक जो है ना 6 साल के आसपास लगभग कॉलेज में रहा हूँ। वहाँ मैं क्लिनिक्स ही अटेंड करता था। तो उसके बाद जो है ना कोरोना के टाइम फिर जॉब छोड़ दिया था। लेकिन वही आप वाली बात है, पशुपालक भाई नहीं माने। बिल्कुल सर। बोले जी घर पे बैठ के जो है ना डॉक्टर साहब ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ कर लो, हमारा भी वो है, आपका टाइम पास हो जाएगा। तो 2020 के बाद फिर सर अब मैं जो है ना 22 में फिर जो है ना मैंने अपना ये प्राइवेट अपना हॉस्पिटल शुरू किया और लगभग 2 साल होने को है। प्राइवेट हॉस्पिटल है हमने ये अपना रोहतक से हिसार रोड पे बहु जमालपुर छोटी खेड़ी और बहु जमालपुर का जो मेन हिसार रोड पे स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर ही HDFC बैंक के साथ अपना है। तो हम सवेरे गर्मियों में 7 से 12 तक वहाँ 5 घंटे लोगों की सेवा दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का लगभग यूँ लगा लो कि भाई 40 साल
एक्सपीरियंस हो। हाँ। और हम अब बात करेंगे, अब जो महीना चल रहा है वो जून का महीना चल रहा है, और अब की बार देखा गया डॉक्टर साहब गर्मी ज्यादा नहीं पड़ी, जो गर्मी के दिन होते थे, और अब एकदम से मौसम चेंज हो रहा है। तो अब आने वाले जो 2-3 महीने हैं, वो आने वाले जो 2-3 महीने हैं उनमें पशुपालक अपने पशुओं का जो बीमारियां आएंगी उनसे कैसे बचाव करेंगे, किस किस तरह की बीमारियां आ सकती, उसके बारे में सलाह दो डॉक्टर साहब। भाई करी रमन जी, जब भी मौसम बदलता है तो शरीर की एक बार अपनी भी पशुओं की भी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जिसको अंग्रेजी में हम रेजिस्टेंस कहते हैं, बिल्कुल इम्यूनिटी बोलते इम्यूनिटी, हैं, वो जो है ना एक बार कमजोर पड़ती है। चाहे गर्मी से सर्दी, चाहे सर्दी से गर्मी, चाहे गर्मी से बारिश। तो जैसा आप बता रहे हो कि इस बार ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी, लेकिन जब पड़ती है तो अचानक 42-43 टेम्परेचर भी जा रहा है। तो क्या है कि पशुपालक को आदत कुछ दिन के लिए दूसरी पड़ी होती है, बिल्कुल सर, और फिर अचानक जब टेम्परेचर बदलता है और पुरानी तरीके से उस पशु को रखता है, तो वो पशु जो है ना फिर बीमार होता है। ऐसे टाइम पे जैसे हम अपना बचाव करते हैं, अपने बच्चों का बचाव करते हैं, ऐसे ही आपको पशु के साथ भी जो है ना वो वातावरण के हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो पूरे चांस होते हैं कि पशु बीमार पड़ेगा। पशु बीमार पड़ेगा भाई, बिल्कुल क्लाइमेट का एकदम से चेंज होना वो असर डालता है। जैसे ही सर्दियाँ होंगी हम अपने तो कंबल वगैरह निकाल लेंगे, भाई स्वेटर पहनने लग जाएंगे, बच्चों को गर्म कपड़े, लेकिन पशुओं की तरफ एकदम से ध्यान नहीं देते। और ऐसे टाइम पे बीमारियां भी उछाल करती हैं जब ये मौसम बदलता है ना। अब जैसे इसी मौसम में ये जो एक्टोपैरासाइट जो अपन बोलते हैं, बाह्य परजीवी, चिचड़ है जी, और जो जू है, जू वगैरह, कलील है। कलील तो उसी का एक रूप है बड़ा, जब वो खून पी लेता तो उसको हम कलील कहते हैं। तो ये भी उछाल करते हैं। तो एक तो इनसे जो होने वाली बीमारियां हैं वो बट नेचुरल ज्यादा होंगी। बिल्कुल सर, जब मौसम बदलेगा, अब जैसे कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि गायों के अंदर लाल पेशाब की बीमारी आ रही है। खासतौर पे जो अपनी शंकर जाति की गाय है ना, इनके अंदर लाल पेशाब की बीमारी आती है, जो कि चिचड़ियों से ही होती है। ऐसी एक बुखार की बीमारी आ रही है जिसमें बुखार कोई एंटीबायोटिक लगा लो ठीक नहीं होता, टेम्परेचर डाउन नहीं होता। उसकी फिर हम खून की जांच करते हैं तो पता चलता है कि थायलेरिया बीमारी होती है। वो अपने पशु को इतना नुकसान नहीं करती जो अपना हरियाणा गाय है या साहिवाल है या गिर है, जो देसी पशु है। लेकिन जो संकर जाति हैं या प्योर दूसरे बाहर के जो गाय हैं, इनमें एक थायलेरिया नाम की बीमारी करती है, जो कि उसका एक स्पेशल इंजेक्शन होता है, स्पेशल दवाई, उसके बगैर वो ठीक ही नहीं होगी। तो ये जो बीमारी है डॉक्टर साहब थायलेरिया, इसके लक्षण में क्या और बचाव कैसे कर सकते हैं? इसका लक्षण तो शुरुआत तो इसकी काफी ज्यादा बुखार आता है, 105, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आता है। ट्रीटमेंट करते रहते हैं लेकिन टेम्परेचर डाउन जो है ना, जितना बुखार आएगा तो पशु चरना भी कम कर देता है, नाक से पानी छूटता रहेगा, लाल गिराता रहेगा, और जो है ना धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जो खून की जो जैसे अपन कहते हैं 14 ग्राम %, 15 ग्राम %, इसमें किसी टाइम तो, अब जैसे मैंने कल एक गाय देखी है, उसका 4 ग्राम हीमोग्लोबिन आया हुआ है। बिल्कुल चक्कर आने लग जाता है, चलने लायक नहीं रहता पशु, पीली आंखें हो जाती हैं, एनीमिया जिसको बोलते हैं ना हम, खून की कमी, और उसमें फिर मृत्यु होती है। तो ये मोटे तौर पे खास लक्षण। और जब चारा कम खाएगा तो दूध भी टूट जाएगा, दूध देना कम कर देगा, सेहत कमजोर हो जाएगी। तो ये बहुत, और जो छोटे नवजात हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ती है बीमारी। तो इसका बचाव कैसे किया जाए डॉक्टर साहब? इसका बचाव यही है कि जैसे ही आपको लगे कि मेरे पशु को शरीर को हाथ लगा के देखते हैं कि गर्म लग रहा है, नाक से और मुंह से लाल छूट रही है, नाक से पानी छूट रहा है, हाँप रहा है, चारा कम करने लग गया, दूध कम करने लग गया, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर खून की जांच के फटाफट इसका इलाज होना चाहिए, नहीं तो ये फिर जानलेवा बीमारी, जानलेवा भी हो सकती है। हाँ जी। तो थायलेरिया के अलावा अब जो ये मौसम है, इसमें और क्या बीमारियां? एक तो जैसे गर्मी का ही मौसम है, तो जो कहते हैं ना लू लगना, हीट स्ट्रोक, यदि आपने इतने जो 10 बजे के बाद और 4, साढ़े 4, 5 बजे तक, इस बीच में किसी भाई ने लापरवाही की, पशु को कई बार हम क्या करते हैं ना, कई भाई खेतों में भी, जंगल में ले जाते हैं। जब मौसम ठंडा है तब तो चल जाता है, लेकिन इसमें 42-43 डिग्री टेम्परेचर में यदि पशु दिन भर गर्मी में घूम रहा है और फिर आप जो है ना उसको अचानक निला दोगे या ध्यान नहीं रखोगे, तो तुरंत वो जो है ना, जिसको गर्म सर्द नहीं बोलते, गर्म सर्द बोलते हैं, उसमें बीमार हो जाता है। कुछ और भी है,
अच्छा अच्छा कुछ अच्छा। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि जैसे अपने पशुपालक भाई जानते हैं, ये जो टाइम है इस टाइम हमारी या तो जो दूध पे भैंसें थी वो नाटने का टाइम आ रहा है, जिसको हम कहते हैं खुश्क होना, खुश्क सूखना, होना, ड्राई होना, या तो वो टाइम चल रहा है, या कुछ भैंसों का ब्याज शुरू हो रहा है। अब शुरू हो गया है, एक दो भैंसें गाँव में ब्याने लग गई है। ऐसे के अंदर देखो हम सभी जानते हैं कि भैंस या गाय हम रखते हैं तो 4 थनों के लिए रखते हैं। मेन एम तो हमारा उससे दूध लेने का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भाई ब्रीडिंग के लिए बेशक रखता है, बाकी तो एम तो हमारा दूध का होता है। बिल्कुल 80% है तो जो दूध मैंने खुद देखा है कि पशुपालक भाई को कई बार वो लापरवाही करता है, या यूं लगा लीजिए उसको ज्ञान नहीं होता कि ब्याज के अंदर यदि किसी थन में कोई विकार आया है, थनेला रोग से वो ग्रसित हुआ था, तो ये वो उसका सही टाइम होता है जब वो नाट रही है, उस थन का इलाज उस दिन करा के छोड़ना चाहिए। ये बहुत कम भाई कर पाते हैं, जो जागरूक है ना वो समझते हैं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भाई जो जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने, लगभग 80% जो फार्मर हैं वो इस जानकारी से दूर हैं, क्योंकि वो इलाज कराते हैं जिस समय बीमारी होती है उस टाइम सिर्फ ठीक भी हो गया, ठीक भी हो वो समझता है कि मेरा थन भैंस का है गाय का ठीक हो चुका है, लेकिन वो 100% ठीक नहीं होता। और बाई चांस उसमें 1% भी रोग रह गया जो आपको क्लिनिकली उसको आंखों से या पीने से नहीं पता लगता। लेकिन होता क्या है कि उस टाइम वो दूध दे रहा है दोनों टाइम या एक टाइम दे रहा है, तो जो 1% रोग है वो भी रोजाना बाहर आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन उसने छोड़ दिया, चाहे वो 1 पाव दूध था या आधा किलो था, लेकिन उसमें बीमारी अंदर ही रह गई, जीवाणु तो अंदर थे, वो 1-2 भी जीवाणु रह गए, तो वो जब तक वो ब्याएगी 2-2.5-3 महीने का जो टाइम है, उस टाइम तक वो 1 से 2 से 4 वो गुणात्मक जो है ना उनका हर 1.5 घंटे में उसकी ग्रोथ होती है। वो फिर ब्याने तक तब तक लापरवाह हो जाता है, पशुपालक ध्यान नहीं देता, और जिस दिन ब्याएगी तब तक वो थन जो है ना डेड होता, मरा होता है। और तो डॉक्टर साहब हमने जो सुनी है, कई बार हमने देखा है, तो ट्रीटमेंट हो जाता है थन का। कई फार्मर भाई हैं, पशुपालक भाई, वो कहते हैं भाई अगले ब्यात में आ जाएगा, लेकिन वो अगले ब्यात में फिर वो व्यक्ति ही बीमारी हो जाती है। वो कली रमन भाई दोनों बातें हैं, वो आ भी सकता है और वो बिल्कुल जा भी सकता है। होता क्या है कि बाई चांस रोग ऐसा है कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं उसको ठीक कर लिया, जब दोबारा सिस्टम तैयार होता है ब्याने के नजदीक 20-22 दिन पहले ल्योटी बढ़ने लगती है, तो कई बार शरीर भी ठीक कर लेता है, वो गलत नहीं है वो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि उसके शरीर से वो काबू नहीं आया, उसकी प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के जीवाणु को काबू नहीं कर पाई, तो वो फिर उल्टा होगा, वो थन बिल्कुल जीरो मिलेगा, पूरी तरह फैल जाएगा, बिल्कुल फैल जाएगा, और भी थन खराब कर सकता है, और भी थन खराब हो सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इसके बचाव के लिए ये है कि जैसे हमारी भैंस या गाय जिस दिन सूख जाती है, दूध से अपन कहते हैं आज से छोड़ दी, तो 2-3 दिन के अंदर उस थन को दोबारा से जो भी उसके अंदर दूध की मात्रा रह जाती है उसको निकाल के, और बड़े एसेप्टिक प्रिकॉशन से, बहुत सफाई से, नहीं तो थन के पास बहुत लाखों जीवाणु हैं, वो बड़ा मतलब एक डॉक्टर ही कर सकता है, वो आम पशुपालक के काम का नहीं है। बिल्कुल। उसको सफाई से जो है ना, हम उसके अंदर ऐसी प्रिपरेशंस दवाइयाँ के हैं जो ब्याने तक उस थन में उस बचे हुए रोग को साफ करती हैं, वो दवाइयाँ छोड़ के और इलाज करा के छोड़ना चाहिए। और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्याने से पहले, कुछ देसी हैं, कोई अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, वो हम पशुपालक भाई को देते हैं कि बतौर सहायता ल्योटी बढ़ने के जो ग्लैंड्स है उसका बढ़ाव हो, मल्टीविटामिन वगैरह, विटामिन वगैरह है, अपने खनिज लवण है, ये हम उनको बताते हैं। कुछ और भी चीजें हैं, कुछ डाइटरी कुछ जो है ना, जैसे विटामिन ए वगैरह है, सेलेनियम है, ई है, वो मतलब उसमें सब कुछ है। जंगल में चरना बंद हो गया, चारागाह नहीं रहे, तो उसको जो है ना मिनरल मिक्सचर खनिज लवण अवश्य देना चाहिए नमक के साथ। तो भाई इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त कर रहे हैं। भाई बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और भाई आगे भी हम डॉक्टर साहब से ऐसी सलाह लेते रहेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे। इसी के साथ भाई अपनी वीडियो समाप्त कर रहे हैं। जय हरियाणा, जय पशुपालन।